हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड क्या बोलूं क्या याद करूं। इस आत्मकथा का आज हम भाग 37 पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हम मूल पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए अध्ययन शुरू करते हैं। बच्चन जी कहते हैं कि क्लर्क, स्कूल मास्टर का जीवन कितना डल होता है। डल को मैं एक रस नहीं कहूँगा, उसमें रस है, ऊब कह सकता हूँ। तेली के बैल सा एक लीक पर, एक ढर्रे पर चलने वाला और अंत में पहुँचना कहीं नहीं। मैंने कोई शगल भी नहीं पाला, न कोई बाहरी खेल कूद में भाग लेता हूँ, न हॉकी, न फुटबॉल, न वॉलीबॉल, न क्रिकेट में। टेनिस तो अमीरों का खेल है, पर मैं बैडमिंटन, पिक पॉक भी नहीं खेलता। मेरी उम्र के लोग ऐसे खेलों में भाग लेते हैं और न ही किसी अंदरी खेल में मैंने रुचि ली है। न ताश में, न शतरंज में, न चौपड़ में, न गंजीफे में। हाँ, अकेले बैठूं तो बिछुड़ने की आदत है, कभी आशा के साथ, कभी निराशा के साथ। मधुशाला छपेगी तो धूम मच जाएगी, फिर गीत छपेंगे। अभी संकलन का नाम अस्पष्ट नहीं है। ये लेखक सोच रहे हैं कि अभी संकलन का नाम अस्पष्ट नहीं है, फिर सोचते हैं कि तो और धूम मचेगी, अर्थात जब गीत के संकलन का नाम अस्पष्ट हो जाएगा तब। पर धूम ही मच जाएगी तो क्या, जिनकी धूम मच चुकी है क्या वह लाफा लूट रहे हैं। महादेवी जी विद्यापीठ में गुरुजी बन के रह गई हैं। पंत जी ने काला कांकर के राजा के यहाँ जाकर आश्रय लिया है। निराला मारे मारे फिर रहे हैं। कहावत सुनता है मूस मुटाई लोढ़ा होई। हिंदी अध्यापक हूँ, ट्रेंड भी नहीं। 35 रुपये के तनख्वाह बढ़ेगी 50 रुपये तक, हद 75 रुपये तक। विद्यालय के हेड हिंदी पंडित को इससे ज़्यादा नहीं मिलते। मैं ऐसे ही रोज़ रोज़ स्कूल जाकर घंटे पर घंटे दर्जे लूँगा, रोज़ रोज़ ट्यूशनों पर जाकर लड़के पढ़ाऊँगा, रोज़ रोज़ घर लौटकर किताबें पढ़ूँगा या 2-4 सफ़े कागज़ गोचूँगा, अर्थात कुछ लिखूँगा। श्यामा ऐसे ही रोज़ रोज़ बीमार रहेगी। रोज़ रोज़ मैं उसके लिए कुछ न कुछ कर सकने के लिए झंकूँगा और किसी रोज़ यही सब अर्थात बेबुनियाद की बातें सोचते रहते थे। आगे कहते हैं कि जुलाई में मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि प्रख्यात क्रांतिकारी महिला प्रकाशों ने पुलिस के सामने आने पर निर्विरोध आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर 48 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। मजिस्ट्रेट ने प्रकाशों की ओर से बगैर किसी प्रकार की पैरवी के, यहाँ तक कि उसकी ओर से बिल की अर्जी के बिना ही उसके खिलाफ सब मुकदमे वापस ले लिए और उसे रिहा कर दिया, लेकिन उसे दिल्ली में रहने की इजाज़त नहीं दी। अखबार में प्रकाशों के आकर्षक व्यक्तित्व, पोशाक की चुस्ती और उसकी सुरमई आंखों का भी जिक्र था। प्रकाशों का सुराग लगाने और उसे गिरफ्तार करने में सरकार ने जो सरगर्मी दिखलाई और फिर उस पर लगे जुर्म को हटा देने और उसे मुक्त कर देने में जो उदारता कहना चाहिए, अब ढरता बरती, उसका कारण मेरी समझ में न आ सका। कुछ कारण तो होगा ही। अगस्त की 2 या 3 तारीख को मैंने देखा कि सवेरे सवेरे एक तांगा मेरे मकान के सामने आकर रुका। उससे प्रकाशों उतरी। मैंने मन में कहा, श्री कृष्ण को प्रकाशों को मेरे पास नहीं भेजना था। अगर भेजना ही था तो मेरी अनुमति ले लेनी थी, कम से कम मुझे पहले से सूचित तो कर देना था। खैर, अब आ गई है तो उसे वापस जाने को तो कह नहीं सकता। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने धीरे से मेरे कान में कहा, यह किसी से मत कहना कि मैं प्रकाशो हूँ। घर में कह देना कि श्री कृष्ण की भाभी हूँ। मुझे रानी या रानी भाभी कहना। मैं 1 सप्ताह यहाँ रहूँगी, फिर
श्री कृष्ण भी आएगा और हम लोग कहीं और जाने का कार्यक्रम बनाएंगे। श्री कृष्ण हमारे यहाँ केवल एक बार आया था, पर उसने घर भर को प्रभावित किया था अपनी मिलनसारी, खुलेपन और हंसमुख स्वभाव से। उसके भेजे मेहमानों का हमारे यहाँ आकर ठहरना कोई नई बात न थी। एक दो महिलाएं भी पहले आकर हमारे यहाँ ठहर चुकी थी। माताजी पिताजी नीचे रहते थे, ऊपर के 3 कमरे खाली थे। एक में मैं रहता था। प्रकाशों को ऊपर का ही कमरा दे दिया गया। दिन को मुझे स्कूल जाना था और स्कूल के बाद ट्यूशन पर होकर घर लौटता था। उन दिनों लौटने लगा तो मुझे लगा जैसे घर पर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। घर में एक स्वागत का भाव था। क्यों, इसे मैं स्पष्ट नहीं कह सकता। शायद मन के भाव जब प्रबल होते हैं तो अपने समीप की जड़ वस्तुओं पर भी अपनी छाया छोड़ते हैं। ऊपर जाकर मैं चकित रह गया। महीनों से मेरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा था। मैं किसी को अपने कमरे में जाने ही न देता था। जब सफाई वगैरह करनी होती थी खुद करता था। अलबत्ता जब श्यामा होती थी और अच्छी तरह थी तब वह करती थी। यह वह जानती थी या मैं जानता था कि मेरे कागज़ पत्तर, चिट्ठियाँ, कविता की कापियाँ आदि कहाँ रहती हैं। रानी ने मेरे कमरे की सफाई की थी। मेरे बिस्तर की चादरें, तकियों के गिलाफ बदल दिए थे। कमरे की मेज कुर्सियाँ करीने से लगा दी थी। किताबें अलमारियों में तरतीब से रख दी थी और किसी चीज़ पर कहीं मिट्टी गर्द का नाम नहीं था। रानी अपने कमरे में थी। मैंने उसे आवाज़ दी तो वह निकली। उदासी से मुस्कुराने का प्रयत्न कर रही थी। मैंने कहा, तुमने क्यों इतनी तकलीफ़ उठाई? कमरा ठीक करने के लिए शुक्रिया, पर कवि का कमरा और कवि का जीवन अस्त व्यस्त ही रहे तभी अच्छा। व्यवस्था की आकांक्षा होते हुए भी व्यवस्था में मुझे कुछ घुटन सी होती है। खैर, मैं श्यामा को देखने जा रहा था। माताजी ने रानी को दिन में परिवार के सब दुख सुख, स्थिति परिस्थिति से अवगत करा दिया था। वह भी श्यामा को मिलने जाना चाहती थी। मैंने ही उसे रोका। 3 दिन बाद इतवार पड़ेगा, दिन भर के लिए चलेंगे। वह मान गई। उस संध्या को भी श्यामा हल्के बुखार में पड़ी थी। उससे क्या छिपाना था। सुनकर बहुत खुश हुई कि रानी ने मेरे कमरे को ठीक ठाक कर दिया। चलने लगा तो उसने कुछ पश्चाताप भरे स्वर में कहा, काश मैं वहाँ होती। अच्छी तो रानी की सब सुविधा का ख्याल रखती। देखना भाभी को कोई तकलीफ न होने पाए। इतवार को जरूर लाना। श्यामा के पास बैठे ज़्यादा रात हो जाती तो मैं उसी के यहाँ खाना खा लेता। देर तो आज भी हो गई थी, पर मैंने सोचा रानी का घर में पहला दिन है, मुझे घर पर ही खाना खाना चाहिए। माँ मेरी प्रतीक्षा में बैठी थी, जैसे वे हमेशा बैठी रहती थी, पर रानी भी बगैर खाना खाए बैठी थी। मैंने अपराधी सा अनुभव किया। उसने धीमे से सिर झटका, जैसे कहा, कोई बात नहीं। 2 छतें थी, एक पर वह सोने गई, एक पर मैं सोने गया। हम इलाहाबाद में आसमान साफ होते तो अगस्त सितंबर तक खुले में सोया करते थे। मुझे अगस्ती रातों में अधूरे चांद के नीचे सोना बहुत भाता था। उस रात न जाने क्यों बड़ी रात तक मुझे नींद न आई। घर में खाटें थीं जो करवट लेने पर चरमर करती थी, खासकर बरसातों के बाद। मैंने बड़ी रात तक कई बार रानी की खाट की चरमर सुनी। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही थी। स्वाभाविक था, नई जगह थी, शायद कोई चिंता भी हो। चिंतित होने के लिए उसके पास कम था क्या? मुझे सुबह से ही लगा था कि कुछ उसके मन में है जिस पर उसने अपने होठों को बंद रखा है। मैंने पूछा भी नहीं, क्रांतिकारी लड़की है, न जाने कितना छिपाने का उसे अभ्यास रहा है। रानी के आने से 2 ही 4 दिन में घर का वातावरण बदल गया। माँ सुख दुख से जर्जर महीनों से अकेली थी। उन्हें एक साथ मिला। रानी घर गृहस्थी के कामों में उनका हाथ बटाती, पिता के भी छोटे मोटे काम कर देती।
दोनों उनकी प्रशंसा करते। जिसके घर की बहू है उसके धन्य भाग, घर के ऊपर वाले हिस्से की तो उसने काया पलट कर दी। मकान के सामने गणेश बाग के मंदिर से लगा एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उसके पत्ते टूट टूट कर हमारी छतों पर गिरते और पड़े रहते। माँ में इतनी ताकत नहीं थी कि रोज़ घर भर में झाड़ू दे। महरी सिर्फ चौका बर्तन करती थी। रानी रोज़ दोनों छतों पर झाड़ू देती। एक एक कर उसने सब कमरों की सफाई की। सामान कमरों में ज़्यादा न था। मेरे कमरे की सफाई करना मेरे मना करने के बावजूद वो साफ कमरे में पाँव रखना मुझे अच्छा लगता। उसने रोज़ की अपनी ड्यूटी बना ली। ट्यूशनों से लौटने में प्राय मुझे रात हो जाती। कभी ट्यूशनों से श्यामा के पास हो मैं घर लौटता। सीढ़ियाँ परिचित थी, अंधेरे में भी मैं उन पर चढ़ जाता। कमरे में पहुँच कहीं दिया सलाई टटोल अपना लैंप जलाता, मैली ही चिमनी चढ़ा देता। मंद प्रकाश में तब काम करने, यहाँ तक कि पढ़ने लिखने की भी मेरी आंखें अभ्यस्त थी। एक रोज़ ऐसे ही रात को आया तो मैंने देखा कि एक लालटेन जीने पर जल रही है। लालटेनें घर में कई थी, पर माँ को अपनी रोटी पानी के लिए एक जला लेना ही काफ़ी होता। कमरे में भी मेरी मेज पर साफ की हुई चिमनी का लैंप जल रहा था। थोड़ा सा प्रकाश रानी के कमरे से भी आ रहा था। महीनों से इतना प्रकाश ऊपर देखने के अनभ्यस्त आँखों को बड़ा सुखद लगा। समझ गया रानी ने ही ये सब किया है। अचरज था, जो हाथ बम बनाने का काम करते थे वे घर गृहस्थी के छोटे मोटे काम भी कैसे कर लेते हैं। उसके कमरे तक चला गया, बोला रानी क्यों इतना तकलीफ उठाती हो। वह मुस्कुरा दी। कुछ लिख रही थी, शायद किसी को चिट्ठी। मैं अपने कमरे में जाकर अपनी मधुशाला कविता की यह पंक्तियाँ गुनगुनाने लगा। तब इस घर में था तमछाया, था भय छाया, था भ्रम छाया, था मातम छाया गम छाया। उषा का दीप लिए सिर पर मैं आई करती उजियाला, मैं मधुशाला की मधुबाला। गीत शायद पहले लिखा जा चुका था, सरस्वती में प्रकाशित भी हो चुका था। मधुबाला के एक रेखा चित्र के साथ इतवार को मैं रानी को लेकर बाई के बाग गया। श्यामा उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। भाभी कहकर मिली। रानी ही कुछ खिंची खिंची सी रही। नए घर नए लोग के सामने उसका संकोच समझा जा सकता था। फिर अपने संबंध में सब कुछ गोपन रखने की वर्षों की आदत उसका स्वभाव बन गई थी। रानी और श्यामा को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दिया। साले सालियों से बात करने को मैं नीचे चला गया। श्यामा ऊपर के कमरे में रहती थी। चलने लगा तो श्यामा ने फिर मुझसे कहा, देखो भाभी जी का ख्याल रखना। मैंने कहा, मैं क्या भाभी जी का ख्याल रखूँगा, भाभी जी ही मेरा ख्याल रखती हैं। मैं अनजाने ही औरों के सामने रानी को भाभी जी कहता और अकेले में रानी। रानी से श्यामा ने कहा, मिलकर जाना भाभी। अभी तक हमें यही मालूम था कि सप्ताह बाद श्री कृष्ण आएगा और रानी को लिवा जाएगा। 8-10 दिन बाद श्री कृष्ण की चिट्ठी आई। रानी ने मुझसे कहा, काका श्री कृष्ण का घर पर बुलाने का नाम था, लिखा है कि वह किसी ज़रूरी काम से फंस गया है, शायद 10-15 दिन बाद आए। अगर मुझे कुछ ज़्यादा दिन यहाँ ठहर जाना पड़े तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है। अपने मन की बात कहूँ तो मुझे इस खबर से खुशी हुई। मैंने उससे कहा, बिल्कुल नहीं, पर उस हालत में मुझे अपने माता पिता को तुम्हारे बारे में ठीक स्थिति से अवगत करा देना चाहिए। मेरी माताजी बहुत भोली हैं, जैसा कि तुमने इतने दिनों में ही देख लिया होगा। मेरे पिताजी शुरू से राष्ट्रीय विचारों के रहे हैं। सही बातें जाने पर निश्चय ही वे तुम्हें अधिक सहानुभूति देंगे। इतना मैं झूठ बोल दूंगा कि तुम्हारी शादी यशपाल भैया के पकड़े जाने से पहले ही हो गई थी। और श्री कृष्ण यशपाल के नज़दीकी भाई हैं। चूँकि सरकार का हुक्म है कि तुम दिल्ली में न रहो, इस कारण से उसे तुम्हें लेकर कहीं और रहना पड़ रहा है। रानी ने कोई आपत्ति न की। माताजी और पिताजी को रानी के बारे में सही ज्ञान होने का प्रत्याशित प्रभाव हुआ। श्री कृष्ण 2 महीने न आ सका। हर 10वें 15वें दिन वह आने का वादा करता और
ऐन दिन पत्र आ जाता कि वह अचानक अस्वस्थ हो गया है या घर में कोई बीमार पड़ गया है या कोई ज़रूरी काम आ गया है। रानी कुछ निराश होती पर अगले वादे पर शायद ही आस लगाती। क्रांतिकारी जीवन में उसने दिनानुदिन जीने की शिक्षा पाई थी। आज की फिक्र कल, कल की फिक्र कल की फिक्र के लिए आज से क्यों परेशान हुआ जाए। रानी दिन दिन मेरे निकट से निकटतर आती आई, दिन दिन मुझे अपने विश्वास में लेती गई और जितनी ही वह मुझसे खुली उतना ही उसके चेहरे का खिंचाव कम होता गया और वह दिन दिन ताज़ा से ताज़ा तर होता गया, जैसे किसी पौधे को बंद कमरे से निकालकर खुली हवा में रख दिया गया हो। मैं यदि रानी के निकट से निकटतर आता तो उसके पहल करने पर मनोविज्ञान की खोज है कि प्रत्येक पुरुष में एक नारी भी अंतर्निहित होती है, जैसे प्रत्येक नारी में एक पुरुष भी अंतर्निहित होता है। मुझे लगता है मेरे व्यक्तित्व में अंतर्निहित पुरुष से अंतर्निहित नारी अधिक सबल है। मुझे सदा ही वे नारियां प्रभावित करती हैं जो मुझ पर हावी हो जाती हैं, जिनमें अंतर्निहित पुरुष अधिक प्रबल होता है। जिन पुरुषों ने भी मुझे प्रभावित किया है, निश्चय ही उसमें अंतर्निहित पुरुष अधिक पौरुषपूर्ण था। चंपा जिस साहस से जी और मरी, उससे तो सिद्ध होता है कि उसमें अंतर्निहित पुरुष में बहुत ओढ़ने भोगने झेलने की शक्ति थी। रानी में अगर पुरुष प्राणवान न होता तो यह मर्द क्रांतिकारियों से कांधा मिलाकर काम करती, और उसके भावी जीवन ने तो और सिद्ध कर दिया कि उसके भीतर का पुरुष बहुत ही कर्मठ, व्यक्तपरायण और व्यवहार कुशल है। श्यामा और मुझ में अंतर्निहित स्त्री पुरुष अनुपात में एक दूसरे के पूरक थे। वहाँ किसी पर कोई हावी नहीं हो सकता था। वहाँ समत्व का योग था। तेजी से अंतर्निहित पुरुष पर मेरी अंतर्नारी निर्भर होकर पूर्णतः आश्वस्त है। रानी मेरे जितने निकट खींची और मुझे उसने जितने निकट खींचा, वहाँ पर समाज ने खतरे का निशान लगा दिया। पर खतरे से औरतें डरती हैं, मर्द नहीं डरता। मैं डरा था, रानी नहीं डरी थी। जिसने अंदर कवच पहन रखा हो वह तीर से क्यों डरे। वर्षों अपनी फरारी के दिनों में घुटन भरे कमरों में बंद रहने की वह प्रक्रिया होना स्वाभाविक ही थी। वह बाहर निकलना, खुले में घूमना चाहे, विशेषकर इलाहाबाद आकर, जब उस पर से श्री कृष्ण का नियंत्रण भी एक प्रकार से हट गया था। पंजाबी लड़कियों को शाम होते ही घर से निकलकर टूरने फिरने की खुर होती है। रानी कभी मुझसे कहती, मुझे बाजार ले चलो, मौकाले चल बाजार शॉपिंग के लिए। इसके अर्थ मैंने समझना मेरी आर्थिक स्थिति के मनुष्य के लिए बड़ा सुखप्रद नहीं हो सकता था। इलाहाबाद उन दिनों दकियानूस शहर था, किसी अर्थ में शायद अब भी हो। चौक में शायद ही कोई भला मानुस स्त्री के साथ खरीदारी करने जाता हो। तब सिविल लाइन साहब मेमों के लिए थी या उन हिंदुस्तानियों के लिए थी जो साहब मेम नुमा हो। कटघर से बहुत दूर भी थी। ऐसी खूबसूरत बला को लेकर चौक में निकलना सबकी अंगुश नुमाई का शिकार होना था, और कई बार हुआ भी। किसी शाम को कहती, मुझे घुमाने ले चलो, और घुमाने ले जाता मैं उसे जमुना के पुल पर। नए मोहल्ले में भी आए अब हमको 6-7 वर्ष हो गए थे। बहुत से लोग जाने पहचाने लगे थे। लोग एक नई लड़की के साथ मुझे देखकर घूरते, क्या सोचते, क्या बात करते, इसकी कल्पना की जा सकती है। जमुना पुल पर पहुंचकर हम लोहे के पीपों पर पांव रख कोठी पर उतर जाते, अक्सर लंगड़ी कोठी पर। वहाँ एकांत होता, ऊपर सरसर हवा चलती, नीचे हर पानी बहता। बीच में थर थर मेरा हृदय कांपता। बाहर आकर रानी की तफरी हो जाती और हमें देखने वालों के मन में कुछ भ्रम संशय घर कर लेता। मुझे कुछ इसका डर भी होता कि रानी निडर थी। पास पड़ोस के लोग घर भी आते और रानी के बारे में उनका कौतूहल मोहल्ले की व्यवहार नीति में
हस्ब मालूम समझा जाता। माताजी जितना बताते लोग उतना ही न मान लेते, कुछ अपना भी कयास भिड़ाते। मुझसे सीधे शायद ही कोई पूछता, पर लोगों की दो अर्थी बातों, संकेत भरी मुस्कानों और व्यंग भरे इशारों को मैं खूब पहचानता। या यह भी जो हो सकता है कि यह सब चोर की दाढ़ी का तिनका रहा हो मेरी उस काल की रचनाओं में, यानी मधुबाला के गीतों में उनकी प्रतिछाया। कोई देखना चाहे तो सहज ही देख सकता है। मेरे बारे में है फैला दुनिया में कितना भ्रम संशय। क्या कहती दुनिया को देखो, दुनिया देती लानत मुझको, लेकिन मुझ पर कल के ज्ञानी भी आंखें अपनी दिखलाते। किस किस का दूर करूँगा मैं संदेह, यहाँ है जन जन के। पंडित पद्मकांत मालवीय ने मधुशाला की पांडुलिपि मुझसे लेकर उसका अचार डाल दिया था। जब पूछता कब छापना शुरू करेंगे तो मालवीय जी अपने पनडब्बे से 2 पान मुझे दे और 4 अपने मुंह में रख लेते। उसके लिए खास कागज़ मंगवाया है, अभी तक नहीं आया है। जब खास कागज़ आया तब खास स्याही का इंतज़ार होने लगा, फिर खास टाइप का इंतज़ार होने लगा, फिर खास डिज़ाइन का, जिसके भीतर एक एक रुबाई फिट की जानी थी। छपना शुरू हुआ तो कभी प्रेस की मशीन बिगड़ जाती, कभी मशीन मैन बीमार पड़ जाता। बहरहाल साल होने को आ रहे थे और छपाई का काम 2-3 फर्मे से आगे न बढ़ा था, न जल्दी बढ़ने की उम्मीद थी। अधछपी किताब के लिए मैं उसकी पूरे छपने तक प्रतीक्षा के अलावा और कर ही क्या सकता था। किसी को लटकाने के बहाने तो कोई प्रेस वालों से सीखे। लेखक की पुरानी रचना जब नहीं प्रकाशित हो पाती तो नई लिखने का उसका उत्साह मारा जाता है। मधुशाला अधर में लटकी थी और खयाम की मधुशाला का कोई पूछनता न था। मधुशाला और मधुशाला की झांकी, जो बात को मालिक मधुशाला के नाम से छपी, मधुशाला की चतुष्पदियों के रचना काल में ही लिखी जा चुकी थी। वस्तुतः पहले इन दोनों गीतों को मधुशाला के आदि और अंत में देने की योजना थी। बीच में शादी, मौत, बीमारी, बेकारी ने इसका मौका भी न दिया कि जो कुछ मन में मथता बसता है उसे कागज़ पर उतार सकूं। नियमित मुदर्शी और श्यामा की बीमारी की न बढ़ न घट स्थिति ने सांस लेने की एक सूरत पैदा ही की थी कि मेरे आंगन में ओस की एक बूंद टपकी और देखते ही देखते उसने प्लावन का रूप ले लिया। मेरे जीवन की नौका तरंगों के साथ ऊपर नीचे होने लगी। यह प्लावन गीतों का एक सावन भी मन में उठाता आया। एक समय उन तरंगों पर झूले की पेंगों का सा आनंद लेकर मैं परम संतुष्ट हो सकता था। अगर उन आनंद के क्षणों को मुझसे सृजन में आबद्ध करना होता तो मैं समय की प्रतीक्षा करता। वर्ड्सवर्थ की इमोशंस कलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी के सिद्धांत के अनुसार मैं नहीं कह सकता कि वह सिद्धांत गलत है। ऐसा पुनः स्मरण मेरे सृजन के अनुभव में भी आ चुका है। शायद इसी बात को टी.एस. एलियट ने आधुनिक मुहावरे और शब्दावलियों में इस प्रकार कहा है कि जो भोगता है वह व्यक्ति और है और जो सृजन करता है वह व्यक्ति और है। मूलतः एक ही बात शब्दों के उलटफेर से कई तरह से साहित्य संसार में कई बार कही गई है। जब मैं उन दिनों के अपने सृजन के अनुभव का स्मरण करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति भोग रहा था वह व्यक्ति था जो सृजन कर रहा था। जीवन सिद्धांतों की जड़ता में नहीं चलता। सिद्धांत जीवन की अनुभूतियों पर चलाए जाते हैं और इतना हम मान लेंगे तो बहुत से भ्रमपूर्ण रूढ़ियों से मुक्त हो जाएंगे कि जीवन विरोधाभासी भी है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। क्या बोलूं, क्या याद करूं, इस आत्मकथा की आगे की घटनाओं को जानने के लिए हम अगला सेशन ज्वाइन करेंगे।
वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।